नमस्कार साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे अपने चैनल और आपका अपना चैनल एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो सभी के अभी हालिया पेपर स्टार्ट होने वाले होंगे, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्जाम। तो ये वीडियो खासकर क्रॉप फिजियोलॉजी को लेकर है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी, जो कि पुनः एक बार फिर आप सभी के आशीर्वाद से आप लोगों के समक्ष पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी एमसीक्यूज टाइप के मास्टर, जो भी इंपॉर्टेंट और मास्टर सीरीज़ यहाँ पे चलने वाली है, और जितने भी आपके पेपर हैं पूरा संपूर्ण कवरेज होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे आप सभी को। और इसके साथ साथ आप लोगों को सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों का अभी तक जो लोग बैक से फुर्सत नहीं पाए हैं, जिनके कंटिन्यू बैक लगती जा रही है, तो ऐसे लोगों की समस्या के निदान के लिए एग्री ज्ञानपीठ लेकर आया है एक शानदार सीरीज। तो बिना टाइम लगाए थोड़ा इंडेक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं इन 500 प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा एकदम सा अलग है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं एक पूरा टेस्ट कराऊंगा जो आपका अगले बार आने वाला एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे आएगा, क्योंकि अभी तक पेपर थोड़ा सिंपल आता रहा है, क्योंकि इसकी मेन वजह ये है कि नया शेड्यूल था, आपका नया सिलेबस था और पेपर ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ेगा उसी तरीके से मैं भी आप लोगों को आगे आगे बढ़ाता रहूँगा। तो भैया, जिसके भी ब्रेक लग रही है, आपकी क्लासें मिस हो गई हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सभी लोग आ जाइएगा, आप लोगों के लिए ही बना हुआ है और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम से सीधे जुड़ सकते हैं और ये दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप टेलीग्राम ग्रुप, वो सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडेक्स के बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, सबसे पहले जो प्लांट सेल है, आपका जो क्रॉप फिजियोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है प्लांट सेल का, तो सबसे पहले आपको प्लांट सेल पढ़ना पड़ेगा, जिसके 50 प्रश्न आपको ऐसे दे देंगे जो आपका संपूर्ण कवरेज हो जाएगा। आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा प्रीवियस ईयर पेपर देख के और आपका सिलेबस देख के और जो यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या CSGM यूनिवर्सिटी है, उसके पैटर्न के आधार पर ही ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। दूसरा, आपका सिलेबस का जो पार्ट है वो है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और वाटर एब्जॉर्प्शन, इससे 70 क्वेश्चन देंगे। अगला है ट्रांसपायरेशन और इंस्ट्रूमेंटल फिजियोलॉजी, इससे 70। फिर मिनरल न्यूट्रलाइजेशन, आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से हम लोगों की जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलने वाली है, ठीक है। और फिर उसके बाद में रेस्पायरेशन वगैरह, ये रेस्पायरेशन हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, और इसमें 70 प्रश्न होंगे फैट मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। यानी कि आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, डजन मैटर, बस आपको थोड़ा आपकी बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए केवल, ठीक है। बहुत ही बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, और बाकी आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्ड आप हो तभी समझ में आए, डजन मैटर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पूरा 9, 10, 11, 12 जो भी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखो मित्रों, ये जो 50 प्रश्न आ रहे हैं, ये वैसे ही प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम में आपका जो क्रॉप फिजियोलॉजी का पेपर है, जो एग्जैक्ट वही पूछेगा। तो ये पहला वीडियो है क्रॉप फिजियोलॉजी पे, तभी आपका इतना सारा टाइम लिया। फिर शुरू करते हैं, क्योंकि सीधे टॉपिक पे आते हैं। कोई ज़्यादा 4 विकल्प पढ़ने की इधर उधर वाली वो बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, जैसे अन्य चैनल वाले कई सारे ऐसे होते हैं जो चारों विकल्प को बताते हैं, घंटों लगा देते हैं। मेरा वो काम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य अवधि कौन सी है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य अवधि कौन सी है। तो 4 ऑप्शन है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण देख लो होता क्या है। सबसे पहले तो यही आपको समझना पड़ेगा ना। जैसे भाई, हम लोग क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं। जब किचन में रहते थे, बगल में किचन में होता था, मतलब किचन होता था, वहाँ पे कई सारी चीज़ें रहती थी, जैसे गैस होता था, तवा होता था, तो हम लोग सब खाना बनाते थे, ये सारी चीज़ें खाने में यूज होती थी। इसीलिए पौधों के पास क्या है, तो पौधों के पास धूप है। धूप कहाँ से आती है, सूरज से आती है। पानी 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 कहाँ है, पानी का क्या काम है, जो पानी जड़ से एब्जॉर्ब होता है। CO2 है, CO2 कहाँ से आती है, हवा से आती है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तों में होता है, हरा रंग का। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनता है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, ग्लूकोज का। और यही सारा जो पूरा का पूरा चक्र है, इसी को प्रकाश संश्लेषण कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, तो प्रकाश संश्लेषण की मुख्य अवधि कौन सी है, तो ये प्रकाशित चरण पर निर्भर करती है, लाइट रिएक्शन पर। देखिएगा, जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप मेरी बताई हुई बातों को सुन लें, आगे आने वाली जो भी आपका जो भी क्वेश्चन है अपने आप होते जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन सी। देखिए, इन क्वेश्चन को अभी मत पढ़िएगा, आने वाले दिन में इन क्वेश्चन की डिमांड होगी, लेकिन मैंने आज इनको इसलिए रखा है कि आप लोग भविष्य में समझ जाएं कि ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं, लेकिन अभी इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है भाई, गैस का विनिमय। स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है, गैस का विनिमय करना। तो स्टोमेटा होता क्या है, देखो, स्टोमेटा जिस तरीके से आपकी नाक होती है ना, उसी तरीके से स्टोमेटा में क्या होता है, जो पत्ती होती है वो पत्ती की छोटी नाक होती है। हम नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं ना, तो नाक से सांस लेते हैं, उसी तरीके से जो पत्ती होती है,
पत्ती की छोटी सी नाक समझ लो, वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होगा, तो गैस का विनिमय करना। तो आप समझ गए होगे, छोटी सी बात है। अगला है प्लांट हार्मोन ऑक्सिन का क्या कार्य है। ऑक्सिन का क्या कार्य है भाई, तो कोशिका वृद्धि। ऑक्सिन क्या होता है भाई, देखो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो तने को ऊपर, मतलब जो सूरज की ओर है, जैसे जो तना होता है वो सूरज की ओर और जड़ों को नीचे, यानी जो धरती होती है धरती की ओर बढ़ने में मदद करता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ऑक्सिन हार्मोन में ध्यान रखना है, ये क्या करता है, तने को ऊपर और जड़ों को नीचे की ओर बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट हार्मोन वाला। अगला जो आपका क्वेश्चन है 5वां नंबर, यानी फसल में जल उपयोग कुशलता बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है, तो बताओ भाई। तो केम मार्क, ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें दिया हुआ है फसल में जल उपयोग कुशलता। क्या होता है जल उपयोग कुशलता, तो जैसे कि मान लो कि 100 लीटर पानी, अगर मान लिया 100 लीटर पानी आप दे रहे हो, उससे उत्पादन 10 किलो गेहूं का हो रहा है। और अगर आप वहीं 100 किलो, अगर आप वहीं 50 किलो पानी दे रहे हो, उससे उत्पादन 10 किलो गेहूं का हो रहा है, तो कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप 50 किलो पानी में 10 किलो गेहूं कमा रहे हो, 10 किलो गेहूं का उत्पादन कर रहे हो, तो फसल में जो जल उपयोग कुशलता है वो किसकी है, 50 में 10, ना कि 100 में 10, ठीक है। और अगला है जो केम मार्क। केम मार्क होता क्या है, तो केम मार्क का मतलब क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो रात में CO2 को अवशोषित करते हैं और दिन में उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, पानी की बचत होती है, ठीक है। तो अगर आपका इसी से संबंधित कोई भी चीज़ आ जाएगी, केम मार्क पानी से संबंधित यानी पानी की बचत, तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं सीधा उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मिट्टी में जड़ विकास को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन है। कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन। इसको तो आपको डायरेक्ट ध्यान ही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे हार्मोन क्लियर करके जाना है। हम आपको एक एक हार्मोन क्लियर करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन अपचयन के दौरान, नाइट्रोजन अपचयन के दौरान पहले उत्पादन, मतलब कौन सा पहला ऐसा उत्पाद है, तो कौन सा है, ग्लूटामेट। नाइट्रोजन अपचयन क्या होता है, यानी जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, तो क्या होता है, खाना खाने के बाद में शरीर पचाता है, और जब शरीर पचाता है तब क्या होता है, उसी पचे हुए खाने से हमारी मांसपेशी बनती है, खून बनता है, ताकत आती है। उसी तरीके से जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन लेने के बाद अपचयन होता है, अपचयन करके क्या होगा, प्रोटीन बनेगी, एंजाइम बनेगा, ठीक है, विटामिन बनेगा। और बिना नाइट्रोजन के अपचयन होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। तो ये भी आ सकता है कि नाइट्रोजन अपचयन में कौन सी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। फिर इसमें दिया है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या है, तो ये नाइट्रोजन से संबंधित चीज़ है ग्लूटामेट, ठीक है। जैसे कि पौधों में प्रोटीन और नाइट्रोजन को पकड़ कर कौन रखता है, तो ग्लूटामेट। जैसे नाइट्रोजन आया, ग्लूटामेट बना, और जो पौधा होता है उसका जीवन रेखा जो होती है वो आगे समय तक चलती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटो रेस्पायरेशन की दर किससे प्रभावित होती है, तो बताओ भैया किससे प्रभावित होगी, तो तापमान से। किससे, तापमान से प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन। फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सटीक तरीके से, जो आप ज़िंदगी में गांठ की तरह बांध के ले जाओगे, इस तरीके से बताऊंगा, आगे बने रहना, ठीक है। तो फोटो रेस्पायरेशन का मतलब जो आप सांस लेते हो, ठीक है। और फोटो रेस्पायरेशन की दर किससे प्रभावित होती है, तो तापमान से। मतलब क्या है इसका, सीधा सीधा मतलब है कि तापमान से कैसे, अगर ताप बढ़ेगा तो फोटो रेस्पायरेशन की दर बढ़ेगी, ठीक है। यानी पौधा खाना कम बनाएगा, मेहनत भी बेकार जाएगी। जो पौधा होता है वो सांस लेता है बट सही तरीके से खाना नहीं बना पाता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा भी बर्बाद जाती है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, जो कि एग्जैक्ट तरीका है, ठीक है। अगला है, केम पौधे रात्रि में, केम पौधे रात्रि में CO2 किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो बताओ भाई किस रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो मैलिक एसिड के रूप में, मैलिक अम्ल के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। केम पौधे क्या होता है, रात में क्या होता है कि रात में जब सांस लेते हैं, ठीक है, रात में जब सांस, मतलब जो केम पौधे होते हैं वो रात में सांस लेते हैं और दिन में क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, पानी की बचत होती है। अब जो केम पौधे होते हैं वो CO2 को सीधा खाना नहीं बना दे, मतलब जो CO2 को सीधे खाना नहीं बनाने देते हैं, उसे एक बोतल में स्टोर कर लेते हैं। जैसे बोतल में स्टोर करने का मतलब क्या है, उसी बोतल को बोल दिया गया है एक तरीके से मैलिक एसिड, ठीक है। कुल मिला के पौधे रात में CO2 को पकड़ता है और मैलिक एसिड में छिपा देता है, तो ये क्या हो गया, केम प्लांट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन मैलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगला है भाई 10 नंबर, क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल एक आप शोषण, क्लोरोफिल एक आप शोषण अधिकतम तरंग दैर्घ्य है, तो भाई इसको तो डायरेक्ट याद करना होगा, ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल किए जाते हैं, ठीक है, फैक्ट आधारित, तो इसका 680 ध्यान रखो। अगला है, पौधों में ट्रांसपिरेशन को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता। कैसे है वायुमंडलीय आर्द्रता, ये चीज़ जरूर ध्यान रखो, नहीं तो भूल जाओगे। तो क्लोरोफिल क्या होता है, सबसे पहले ये तो समझना, सबसे पहले पौधों में ट्रांसपिरेशन को नियंत्रित करने वाला कारक कार्य क्या है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो इसको कहते हैं बाष्पोत्सर्जन, हिंदी में कहते हैं बाष्पोत्सर्जन, ठीक है।
यानी पौधों के जो पत्तों से जो पानी की बूंदें होती हैं वो भाप बनकर उड़ जाती हैं। यानी कि जैसे हम लोग पसीना निकालते हैं, पौधा भी पसीना बहाता है, लेकिन समस्या ये होती है जो पौधे में जो पसीना यानी जो बूंदें होती हैं वो उड़ जाती हैं, ठीक है, पसीने की तरह, ठीक है। तो और जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वो क्या है, जैसे हवा के अंदर जो पानी की भाप होती है उसी को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। जैसे अगर हम अभी जाएं, एक शीशा आप प्रयोग करना घर पे, एक शीशा होगा आपके सामने, तो उस पर फूंक मारना, हवा निकालना, तो वो शीशा धुंधला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें नमी है, आपके मुंह में नमी है भाई, ठीक है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता वही हो जाती है, ठीक है। तो पौधों में ट्रांसपिरेशन को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक क्या है भैया? तो वायुमंडलीय आर्द्रता, बिल्कुल एकदम गांठ में बांध करके जाना है भाई, जे हो, ठीक है। अगला है पेड़ प्रूनिंग के बाद नई शाखाएं किस हार्मोन से बढ़ती हैं? तो बताओ भैया किस हार्मोन से बढ़ती हैं? बताओ। तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन से बढ़ती हैं। साइटोकाइनिन। देखो पेड़ प्रूनिंग क्या है? पेड़ प्रूनिंग, जो बेकार टहनी होती है, शाखाएं होती हैं, उन्हें काटना क्या कहलाता है? पेड़ प्रूनिंग। इससे क्या होता है? वृद्धि होती है भैया, और क्या होता है? विकास होता है। और वृद्धि और विकास किससे संबंधित है? साइटोकाइनिन हार्मोन से संबंधित है, ठीक है। तो डायरेक्ट बता देना कि कृषि और विकास, मतलब जो वृद्धि और विकास साइटोकाइनिन से संबंधित है, ठीक है। अब देखो साइटोकाइनिन सिर्फ वृद्धि और विकास ही नहीं, बल्कि सबसे, देखो वैसे तो साइटोकाइनिन के 50 काम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वृद्धि और विकास से संबंधित है, और कोशिका विभाजन में मदद करता है, और बनता कहाँ है? तो जड़ में बनता है। बस भैया साइटोकाइनिन तैयार। ज़्यादा पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। स्मार्ट बनो, स्मार्ट। अगला क्वेश्चन है भाई, जड़ से पत्ती तक पानी के परिवहन में प्रमुख बल है, कौन सा बल है भाई बताओ? तो तरल स्तंभ तनाव। क्या है? तरल स्तंभ तनाव। इसको तो डायरेक्ट ध्यान रखना है, जो जड़ से पत्ती तक पानी के परिवहन में प्रमुख स्थल। तरल स्तंभ तनाव का मतलब जो ऊपर से नीचे तक, यहाँ से भेजा ऊपर तक गया, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है पेमाइसी अशोधन किससे जुड़ा हुआ है? ये आपको नया क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन आने वाले दिन में देखना ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, और आने वाले एग्जाम में ऐसे तत्काल क्वेश्चन पूछेगा, तब आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया। तो भैया आपने लगता है कि एक रिपीट ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों से बोल दो जल्दी तत्काल ज्वाइन कर लें, ताकि ये सारे क्वेश्चन मिस ना हो सकें। तो शुरू करते हैं कि जो पेमाइसी अशोधन किससे जुड़ा हुआ है, बताओ भाई। तो ये अत्यधिक प्रकाश से जुड़ा हुआ है। क्या है? इसे कहते हैं फोटो इनहिबिशन। इंग्लिश में भी देख के जाना थोड़ा। मतलब पौधे क्या करते हैं, जब तेज सूर्य की रोशनी होती है, बहुत ज़्यादा जब सूर्य की रोशनी होती है, तब क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है उसकी क्षमता जो होती है भाई नष्ट होने लगती है, और जब नष्ट हो जाएगी तब प्रकाश संश्लेषण जो होगी, उसकी प्रक्रिया जो होगी वो कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है। तो यही होता है, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में एटीपी निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी निर्माण होता है, कहाँ होता है भैया? प्रकाशिक चरण में। और भाई क्लोरोप्लास्ट में एटीपी निर्माण प्रकाशिक चरण में ही होगा, अंधकार में कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले क्लोरोफिल को आप समझ लो भाई। देखो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल हरा रंग का एक पिगमेंट होता है, एक रंग द्रव्य होता है, ठीक है, जो पत्तों में पाया जाता है, और जो सूरज की जो रोशनी है उसको पकड़ कर रखता है। अब सूरज की रोशनी को पकड़ कर रखता है, इसका क्या मतलब हुआ भाई? सूरज की रोशनी को पकड़ेगा तभी तो खाना बना पाएगा ना। तो जैसे सौर ऊर्जा जो होती है, उसी तरीके से ये क्लोरोफिल क्या करता है भाई? सौर ऊर्जा क्या करती है? सोलर प्लेट क्या करती है? सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर लाती हैं। उसी तरीके से क्लोरोफिल भी सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर लाता है। इसी तरीके से उसे खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। पर ये जो क्लोरोफिल होता है ये पाया कहाँ जाता है? तो भाई ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, जो सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है। और एटीपी इसमें आया है। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। जो सेल को ऊर्जा देता है उसको एटीपी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा को जमा कौन करता है भैया? तो एटीपी। और बिना एटीपी के ऊर्जा ही नहीं बनेगी, यानी बिना एटीपी के ऊर्जा नहीं बनेगी, शरीर और पौधे कार्य नहीं करेंगे, शरीर भी नहीं काम करेगा, पौधा भी नहीं काम करेगा, ठीक है। तो सेल का ऊर्जा बैंक किसे कहते हैं? तो ओटीपी को कहते हैं भैया। जबरदस्त, एकदम शानदार, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोषण तंत्र द्वारा फोटोसिंथेसिस का परिवहन कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ भाई? तो ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ट्रांसपायरेशन होगा नहीं, ये होंगे नहीं, ये बाद में बता देंगे। तो बी ऑप्शन ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? देखो ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन सिंपल सा फंडा। जैसे कि आपने सुना होगा कि पौधे में दो चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं? एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियों के माध्यम से अन्य भागों तक चीज़ों को पहुंचाता है। कौन चीज़ों को? जैसे शर्करा हो गया, पोषक तत्व हो गए। और जाइलम क्या करता है? वो जड़ों तक चीज़ों को पहुंचाता है, ठीक है। जैसे चीज़ें मतलब पानी, खनिज, इस तरीके से। तो जड़ का संबंध किससे? जा से जाइलम, जा से जड़, फा से फ्लोएम, उसका पत्तियों से संबंध है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये परिवहन कर रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पोषण तंत्र द्वारा फोटोसिंथेसिस का परिवहन क्या कहलाता है? तो भैया परिवहन करना किसी भी चीज़ का ट्रांसलोकेशन होता है भैया, ठीक है। अगला है गिबरेलिन का प्रमुख प्रभाव क्या है भैया? गिबरेलिन क्या है भाई? ये देख दो,
देखो भाई गिबरेलिन, तो गिबरेलिन का प्रमुख प्रभाव है अंकुरण प्रोत्साहन, अंकुरण को प्रोत्साहन देता है, ठीक है। तो जो कि पौधों की लंबाई से भी संबंधित है। तो गिबरेलिन केवल अंकुरण को ही प्रोत्साहन नहीं बल्कि पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, फूलों के विकास में मदद करता है, शाखाओं की वृद्धि में भी मदद करता है। तो कई सारे काम हैं जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए, ज़्यादा चक्कर में नहीं। अगला एब्सिसिक एसिड मुख्यतः किस स्थिति में बढ़ता है? तो एब्सिसिक एसिड किस स्थिति में बढ़ता है भाई बताओ? तो जल तनाव की स्थिति में बढ़ता है। इसको एबीए भी कहते हैं एब्सिसिक एसिड को। तो एबीए क्या है? ये एक सतर्क हार्मोन्स होता है। जैसे कोई भी चीज़ होती है एकदम ये सतर्क मतलब चीज़ों को सतर्क करता है, इसीलिए इसको सतर्कता हार्मोन्स कहते हैं। ये भी आ सकता है कि कौन सा हार्मोन सतर्क हार्मोन्स होता है। तो ए बी ए हार्मोन्स होता है भैया, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई पौधा है, पानी ज़्यादा खा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ कर रहा है, ए बी ए क्या करेगा? अरे रुक भाई थोड़ा सतर्क हो जा। प्लांट कहेगा क्या हुआ भैया? कहेगा स्टोमेटा बंद करो, तो ये स्टोमेटा बंद कर देगा और स्टोमेटा बंद हो जाएगा तब क्या होगा? पानी कम गिराएगा, ठीक है। तो ये एबीए संकेतक का काम करेगा, ठीक है। और एबीए का केवल संकेतक ही नहीं बल्कि ये क्या करेगा? बीज की सुषुप्तावस्था को तोड़ता है। सुषुप्तावस्था का मतलब जैसे आपको आपकी जो आप जब सोते हो तब आपको आधी हुई सोती हुई नींद में कोई जगा दे, तो उसी तरीके से जो बीज होते हैं वो सुषुप्तावस्था में होते हैं, ठीक है। तो उसकी सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए जैसे दो गाल पे थप्पड़ मार दो या फिर पानी ऊपर डाल दो तो हम लोग जग जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए भैया एबीए काम करता है। और इतना ही नहीं, ये पौधों को तनाव से भी बचाता है। कौन? एबीए हार्मोन। चलो ठीक है, अगला है 19 नंबर। 19 नंबर बहुत बढ़िया। लवणों का दीवार पर संक्रमण किस माध्यम से होता है? तो बताओ भैया किस माध्यम से होता है? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है भाई? बहुत बड़ा नाम है, कोई नाम नहीं है, आपने सोच लिया तो बड़ा हो गया, ठीक है। जैसे पौधों की जो सेल होती हैं उनके बीज की खिड़की को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। देखो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र जो एक पौधे की सेल को दूसरे सेल से जोड़ते हैं उनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। ये भी आ सकता है, तो समझ गए। अगला 20 नंबर। भाई ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है, इनमें से कोई भी ऐसा फालतू का नहीं है। अगला है फोटोसिंथेसिस में एनएडीपी का कार्य क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन कैरियर के रूप में काम करता है। एनएडीपी क्या है भाई? निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये एक प्रकार का थैला होता है, इसमें सूरज की जो रोशनी से बनने मतलब एक प्रकार का थैला होता है जो सूरज की रोशनी से बनने वाली जो ऊर्जा है उसको पकड़ के रखता है ताकि पौधा बाद में इसका यूज कर सके। तो ये जो थैला होता है ये काहे का थैला होता है? तो ये हाइड्रोजन का होता है। तो भैया फोटोसिंथेसिस में एनएडीपी का कार्य हाइड्रोजन कैरियर के रूप में काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगला है 21 नंबर। इसको अभी रुक जाओ, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगला है 22। पानी भराव वाले मृदा में जड़ की शोषण दर पर क्या असर पड़ता है? तो भाई कमी आती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला 23 नंबर। फसल उच्च तापमान पर प्रतिकूल कैसे अनुकूलित होती है? तो केम मार्ग अपनाकर। ये भी पहले भी मैंने बताया था और इसको थोड़ा दिमाग लगाना समझ आ जाएगा, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, समझाने वाला होगा तुरंत समझाएंगे, बाकी आप ऐसे ही रट के जाइएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 24। पौधों में नाइट्रोजन परिवहन का मुख्य माध्यम कौन सा है? तो कौन सा है भाई? नाइट्रेट आयन। नाइट्रिक एसिड होगा नहीं, अमोनियम आयन होगा नहीं, वो अमोनिया के माध्यम से, ठीक है। सो सीधे सीधे नाइट्रेट आयन। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी से जड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? क्षरण होगा और क्या होगा, ठीक है। 26। पॉलीट्रॉफिक रेस्पिरेशन में हानि होती है तो किसकी हानि होगी? भाई अधिकतर चीज़ों में ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है। और खासकर रेस्पिरेशन जहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो काहे की हानि होगी? तो ऊर्जा की हानि होगी। थोड़ा दिमाग में ये चीज़ें लेके चलना, काफ़ी क्वेश्चन दिमाग से सॉल्व होते हैं। अगला है ऊतक उत्परिवर्तन या टिश्यू कल्चर में मुख्य वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो बताओ भाई कौन सा मुख्य वृद्धि हार्मोन है टिश्यू कल्चर में? तो ऑक्सिन हार्मोन से। कौन सा है भाई? ऑक्सिन हार्मोन्स। टिश्यू कल्चर होता क्या है? पूछ सकता है टिश्यू कल्चर क्या है? भाई आप बचपन में क्या करते थे? गुलाब की क्या करते थे? आपको अगर गुलाब का पौधा लगाना होता था क्या करते थे? बीज थोड़े नहीं लाते थे, गुलाब की डंग को काट लिया, तने को काट लिया, तुरंत लगा दिया, यही टिश्यू कल्चर हो गया। यानी एक पौधे से अन्य सारे पौधे तैयार करना टिश्यू कल्चर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 28 क्या है? जड़ विकास में परिवहन की गति बढ़ाने वाला कारक क्या है? तो भाई उच्च तापमान। जड़ विकास में परिवहन की गति, जब भाई ताप उच्च होगा तब परिवहन भी बढ़ेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो जड़ विकास में परिवहन की गति बढ़ाने वाला कारक क्या है? तो हाई टेम्परेचर है भाई। क्या है भाई? हाई टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। तो भैया अगला क्वेश्चन जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है, स्पीड बढ़ाइएगा। थलोसेंट्रीय जल बाष्पोत्सर्जन में वृद्धि किससे होती है? तो भैया ये अधिक हवा आर्द्रता से। किससे भैया? अधिक हवा आर्द्रता से होती है। तो भैया अगला है कि
कि पोर्टिंग पाइप्स में प्रवाह किस बल द्वारा होता है? तो भैया बल का प्रवाह होता है। क्या होता है भैया? बल का प्रवाह। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पौधों में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है भाई? कोशिका भित्ति का स्थिरीकरण। कैल्शियम क्या होता है भाई? पौधों की दीवार सेल वॉल को जो मजबूत बनाता है जिससे कि पौधा सीधा खड़ा रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, पौधों में नाइट्रोजन चक्र में नाइट्राइट का रिडक्शन होता है तो नाइट्रोजन रिडक्टेज द्वारा। नाइट्रोजन चक्र होता क्या है भाई? नाइट्रोजन चक्र क्या है? तो देखिए, हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है। ठीक है, पौधे उसको सीधे नहीं ले सकते भाई। आपके सामने अगर अनाज रख दिया जाए और आपको सीधे अनाज थोड़े ना खाने लगोगे, उसको पकाओगे ना, तो अनाज को पका के ही खाओगे ना। इस तरीके से हवा में नाइट्रोजन बहुत है, पौधे सीधे ले नहीं पाते हैं। क्या करेंगे? तो भाई पकाने के लिए क्या चाहिए? गैस चाहिए। इसी तरीके से पौधों को क्या चाहिए? जीवाणु चाहिए। कौन से जीवाणु? राइजोबियम। क्या करेंगे? ये जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में बनाएंगे। फिर इसे क्या करेंगे? जो पौधे होते हैं, फिर पौधे इसी नाइट्रेट और अमोनिया को खींचेंगे। इससे खींचेंगे तो क्या होगा? पौधे का निर्माण होगा। पौधे का निर्माण होगा, क्या होगा? पत्तियां बनेगी, फूल बनेंगे। पत्तियां फूल को कौन खाएगा? जानवर खाएंगे, इंसान खाएंगे। फिर क्या होगा? ये शरीर में पहुंचेंगे इंसान और जानवर के। फिर इंसान और जानवर क्या करेंगे? मल करेंगे। मल करने के बाद में फिर ये अमोनिया में बदलेंगे, फिर पुनः ये वायुमंडल में पहुंच जाएंगे। भैया यही नाइट्रोजन चक्र है। आगे बढ़ते रहना, आगे बहुत कायदे से इसको बताऊंगा। ठीक है, अगला है 33 नंबर, पौधे के मेम्ब्रेन में पंप की भूमिका होती है। तो भैया आयन संतुलन का काम करता है पंप किसका काम करता है? आयन का संतुलन करता है, आयन को संतुलित करता है भाई। ठीक है, अगला, कम प्रकाश तीव्रता में पौधों में वृद्धि किस अवस्था में धीमी होती है? तो भाई लता वृद्धि मतलब धीमी वृद्धि, लता वृद्धि। ठीक है, अगला है, फसल के लिए उपयुक्त तापमान क्षेत्रीय विकासांक क्या कहलाता है? तो भाई ये थर्मल यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मल यूनिट कहलाता है, थर्मल यूनिट, ध्यान रखना। अगला है, फसल उष्मागतिकी में ग्रीष्मकालीन आराम यानी हीट स्ट्रेस प्रतिक्रिया हार्मोन कौन सा होता है भाई? तो जार्बोनिक एसिड। क्या है भाई? ये तो नया एसिड आ गया, तो ये नया नहीं है, बहुत पुराना एसिड है। ठीक है, तो ये ऐसे इसी नाम परीक्षा में नए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये केवल तभी एग्री ज्ञानपीठ आपको याद आएगा। तो जार्बोनिक एसिड, ध्यान रखना। अगला है भाई, थल सेंट्रियल जड़ वृद्धि के इसका क्या कारक है? तो इसका कारक है भैया जल तनाव। क्या है? जल तनाव, सीधे जल तनाव, बहुत बढ़िया। अगला है कार्बोक्सिलिक लॉग। देखिए इस प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला, पौधों में मेटाबॉलिक रेट किससे प्रभावित होता है? तो बताओ भाई किससे प्रभावित होगा? तो प्रकाश घनत्व, तापमान, CO2 आर्द्रता। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं और चारों दिया है तो आँख में इसके मारदाने हो जाता है लगभग सही। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है? उपापचयी दर। जैसे कि जो हम खाना पचाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, खर्च करते हैं, उसकी दर क्या है? जैसे मशीन होगी तेज़ करेगी, हम इंसान हैं तो इंसान थोड़ा धीमा करेंगे। मशीन का काम मशीन की तरह होता है। तो पचाने की दर कैसी होती है, ऊर्जा बनाने की दर कितनी होती है, तो यही मेटाबॉलिक रेट होती है। ठीक है, अगला है, रेट टाइप रूट प्रणाली वाले पौधे अधिकतम पानी खींचते हैं। तो किससे खींचेगा भाई? तो ये भाई गहरी मृदा से खींचेंगे, सतही जल से तो खींचेगा नहीं, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा IQ लगाओ, हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रोटीन संश्लेषण में NADH का कार्य क्या होता है? बताओ भाई। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। अगला है, जीनोम संपादन से फसल फिजियोलॉजी में सुधार किस प्रकार होता है? तो ये सभी, रोग प्रतिरोध, जल उपयोग कुशलता, पोषक तत्व संलयन, ये सभी, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, फसल में एंटी ऑप्टिक स्ट्रेस प्रतिक्रिया हार्मोन कौन है भाई? तो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड। जल प्रतिरोध, अगला है, जल प्रतिरोधक यानी वाटर लॉग्ड स्थिति में जड़ की जो कोशिकाएं होती हैं वो किस तरह जीवित होती हैं? किस तरह? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक क्या है? देखो, श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है, एरोबिक और एक होता है नॉन एरोबिक, मतलब एरोबिक और एनोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, एरोबिक स्थिति में ऑक्सीजन जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में मिलती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा उत्पन्न होती है, मनुष्य में भी होती है। तो एरोबिक किस में होता है? तो पौधों में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, पौधों मनुष्य में। लेकिन जो एनारोबिक होती है, जो एनोबिक होती है, वो किस में होती है? एनोबिक किस में होती है भाई? तो ये ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, शरीर को ऑक्सीजन कम मिलता है, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ऊर्जा भी कम मिलेगी। ठीक है, और ये जो होता है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूटता है। इसमें ग्लूकोज होता है बिना ऑक्सीजन के टूटता है। भाई ऑक्सीजन की कमी है तो बिना ऑक्सीजन के तो टूटेगा, अगर ज़्यादा होता तो भर भर के टूटता, तो भैया ये तो कम ही टूटेगा ना। तो अगला है, पौधों में उच्च CO2 का
उच्च CO2 का स्तर प्रभाव क्या है भाई? उच्च CO2 का स्तर प्रभाव फोटोसिंथेसिस बढ़ाता है। ठीक है भाई, CO2 ज़्यादा होगी तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, सिंपल सा फंडा है यार। अगला क्वेश्चन, बायोमास उत्पादन में मुख्य कारक क्या है? तो ये सभी है, प्रकाश घटक, बायोमास में प्रकाश घटक भी, पोषक तत्व भी, जल उपलब्धता भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। देखो कितनी स्मार्ट तरीके से और बहुत ही जल्दी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करते हुए, रेडिकल विकास में कौन सा हार्मोन्स योगदान देता है? तो ऑक्सिन हार्मोन्स। ये रेडिकल मतलब सीधा विकास। ठीक है, अगला है पौधों की टालुक्रोमेटोग्राफी से फिजियोलॉजिकल अध्ययन होता है तो कार्बोहाइड्रेट स्तर पर। अगला है मृदा तापमान का सीड जर्मिनेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भैया बढ़ाता है। अगला है फसल में प्रकाश संश्लेषण दक्षता को बढ़ाने के लिए किसे अनुकूलित करते हैं? तो भाई ये सभी, क्लोरोफिल सांद्रता, पत्ती का कोण, प्रकाश मार्ग, ये सभी। देखो भाई ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्रॉप फिजियोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। ठीक है, ये प्रश्न इसलिए आपको दिए गए हैं कि कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए इससे कठिन नहीं बनेगा। ठीक है, ये केवल लेवल आपको दिखाया गया है। लेकिन अब जो हम शुरू करेंगे, जो प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे? जैसे कि आपका सिलेबस क्या है? देखो सिलेबस क्या है आपका? तो पहला सिलेबस में लिखा हुआ है भैया प्लांट सेल की संरचना एवं कार्य। यानी प्लांट सेल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा बना होता है और इसके क्या कार्य होते हैं। तो इस पे 50 प्रश्न कराएंगे भाई, जबरदस्त 50 प्रश्न होंगे। कैसे होंगे? देखो, तो ये देखो भाई, क्रॉप फिजियोलॉजी पर 50 प्रश्न। ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, LU BSc एग्रीकल्चर पैटर्न पर, लखनऊ यूनिवर्सिटी और CSCM के पैटर्न पर भी है। ठीक है, ये सभी प्रश्न अब ये शुरू करेंगे 50 पूरे प्रश्न। फसल शरीर क्रिया विज्ञान का मुख्य उद्देश्य, यहाँ से आपका असली टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, तो बने रहिएगा, टेलीग्राम पे संपर्क कर लीजिएगा और लगातार जुड़िएगा, ग्रुप में बच्चों को शेयर करते रहिएगा ताकि बहुत जल्दी अपने टारगेट को पूरा कर सकें। और जितना भी आपका सिलेबस है 10 दिन में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। लगातार वीडियो अपलोड होते रहेंगे, तो देखते हैं आप लोग इस वीडियो पे कैसा क्या प्यार दोगे। और भी बाकी बहुत सारे क्वेश्चन करना है, बहुत सारे क्वेश्चन करना है। पूरा संपूर्ण आपका पूरा क्रॉप फिजियोलॉजी, थोड़ा ही सिलेबस जो स्मार्ट तरीके से आपका कवर करा दिया गया है। और इसके बाद में जब आप पेपर दे के आओगे तो हमें एक ऐसी चुनौती खड़ा करना कि एक भी क्वेश्चन ऐसा दिखाना जो इस सीरीज़ के बाहर आया हो। ठीक है, यहाँ पर टॉप करेंगे, बैक वाले अपनी बैक निकालेंगे, हर तरीके का इंतजाम है। तो भैया खुश रहो, जाओ खेलो कूदो, जाओ। धन्यवाद।